धनतेरस का यह प्यारा त्योहार जीवन में लाए खुशियाँ अपार। माता लक्ष्मी विराजे आपके द्वार, सभी कामना आपकी करे स्वीकार। आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने धारा 3 तक पिछली वीडियोस में देखा था, उसको एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर के आप लोग वो वीडियोस देख लीजिए, जिसमें थोड़ा सा आईपीसी और बीएनएस के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया गया है। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, बीएनएस का चैप्टर 2, जो कि धारा 4 से लेकर के 13 तक में बताया गया है। ठीक है, यदि धारा 4 की बात करें तो धारा 4 में एक दंड की बात की गई है। जितने हमारे आईपीसी या बीएनएस में अपराधों का जिक्र किया गया है, जितने अपराधों की परिभाषाओं को बताया गया है, उनके दंड की बात की गई है कि कितने प्रकार के आप दंड दे सकते हैं। भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आप कितने दंडों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो पहला है मृत्युदंड, आजीवन कारावास। कारावास एक आजीवन कारावास होता है, एक कारावास होता है। और कारावास में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कठिन कारावास और दूसरा सादा कारावास। और चौथा है संपत्ति की जब्ती, और 5वां जुर्माना, और छठा सामुदायिक सेवा। ये आपका नया ऐड किया गया है, सामुदायिक सेवा। पहले अगर आईपीसी आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आईपीसी में सामुदायिक सेवा का जिक्र कहीं भी नहीं है। तो ये सामुदायिक सेवा के बारे में भी बताया गया है। और 1 2 3 4 5 6 अगर कभी कभी प्री के क्वेश्चंस में आ जाता है कि बीएनएस में, या पहले अगर आईपीसी था तो आईपीसी में कितने पनिशमेंट की, मतलब कितने प्रकार के पनिशमेंट की बात की गई है। और फिर यदि अगर बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में भी पूछ सकता है कि धारा 4 में कितनी पनिशमेंट का जिक्र किया गया है, कितने पनिशमेंट को बीएनएस में बताया गया है। तो ऐसे नंबरिंग रहती है कि 4 5 6 3, तो उसमें से एक चूज करना रहता है। तो अब इजी हो गया है, पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि उसमें एक रिपील भी था, तो रिपील को भी वो काउंट करते थे, तो समझ में नहीं आता था कि कितना है। तो अब इसमें एग्जैक्टली है कि आपको 6 ही बताना है। पहले हम आपको बेयर एक्ट पढ़ा लेते हैं, या फिर बेयर एक्ट एक सेक्शन पढ़ाने के साथ साथ आपको उसका चार्ट भी दिखा देते हैं। ये इजी रहेगा, थोड़ा सा आप लोगों को करेक्शन समझ में आ जाएगी चीज़ें। ये धारा 4 की चार्टिंग है, आप लोग देख सकते हैं। धारा 4 को सबसे पहले डिवाइड किया गया है। कितने पनिशमेंट हैं? 6। पहला मृत्यु, फिर अगला आजीवन कारावास, फिर संपत्ति की जब्ती, फिर जुर्माना, फिर सामुदायिक सेवा। यहाँ पे फिर कारावास को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला है कठिन कारावास और दूसरा सादा कारावास। कठिन कारावास ये होता है कि आपको उसमें कोई वर्क दे दिया जाता है कि आपको इस कार्य को करते करते आपको कारावास व्यतीत करना है, और सादा कारावास में कोई आपको कठोर श्रम नहीं करना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यदि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा आपको चैनल पर मिलती ही रहेंगी। तो चलिए फिर ये धारा 4 का चार्ट हो गया। ठीक, धारा 4 का हम लोगों ने सेक्शन भी पढ़ लिया। अब अगला पढ़ते हैं, धारा 5 क्या कहता है। धारा 5 की बात करें तो 4 में दंड की बात था, दंड हमारा हो गया। ठीक, और धारा 5 की बात करें तो दंडादेश का लघुकरण की बात कर रहा है। लघुकरण का मतलब होता है कि उसको लघु करना। लघु का अगर सामान्य हिंदी निकाला जाए तो लघु का मतलब होता है उसको छोटा करना या उसका कम करना। तो दंडादेश को कम करने की बात धारा 5 में की गई है। तो करेगा कौन? समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब होता है कि जो सरकार उचित हो उसको समुचित सरकार बोलते हैं। ठीक है, अपराधी की सम्मति के बिना
अपराधी की सम्मति के बिना इस संहिता के अधीन किसी दंड का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है अपराधी की सम्मति के बिना। जहां तक हम लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पर अपराधी की सम्मति को इम्पोर्टेंट नहीं बताया गया है। ऐसा ये हो सकता है कि कोई भी मतलब किसी व्यक्ति को यदि पनिशमेंट दी जाती है, कोई भी पनिशमेंट दी जाती है, तो उसको कम करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यदि वो पनिशमेंट कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाला इंसान खुश ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे अपराधी की सम्मति के बिना मेंशन किया गया है। इस संहिता के अधीन किसी दंड का मतलब जो ऊपर दंड के प्रकार दिए गए हैं, 6 प्रकार बताए गए हैं, उसमें किसी भी दंड का बीएनएसएस की धारा 474, यदि आप बीएनएसएस पढ़े होंगे तो उसमें जो धारा 474 बताई गई है वो दंडादेश लघुकरण करने की सख्ती के बारे में बात करता है। किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण में समुचित सरकार को एक्सप्लेन किया गया है। अब देखते हैं समुचित सरकार ये कह किसको रहा है। तो अगर क की बात करें तो उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है। मतलब पहला तो हो गया केंद्रीय सरकार, समुचित सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार आ गया, जिसमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। सीधा सा अगर इसका मीनिंग समझा जाए तो जिस अपराध का पनिशमेंट या सेंटेंस मृत्यु का दंडादेश है उस पर केंद्रीय सरकार या जिस ऐसे विषय जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, ऐसी कोई मैटर हो तो उसमें केंद्रीय सरकार रहेगी। और अगर राज्य के मामले में देखें तो राज्य की सरकार अभिप्रेत है जिसके भीतर अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है, चाहे मृत्यु का हो या नहीं। मतलब इसमें ओवरऑल आ जाएगा कि या मृत्यु का दंडादेश हो या किसी अन्य कोई दंडादेश दिया जाए उसका भी, या ऐसे विषय जिस पर कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है वहां पर राज्य सरकार लघुकरण का कार्य करेगी। तो समुचित सरकार के अंतर्गत कौन कौन आ गया? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। तो चलिए अब इसका भी चार्ट देख लें, आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा चार्टिंग से। होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अगर चार्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे धारा 5 की बात कर रहे हैं। धारा 5 में दंडादेश का लघुकरण है। किसी दंड का बीएनएस की धारा 474 में अपराधी की सम्मति के बिना ये सब करेगा कौन? समुचित सरकार करेगी। समुचित सरकार होगा कौन? केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार कब करेगी? जब मृत्यु का दंडादेश होगा या जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा, ऐसा कोई विषय होगा तब करेगी। और राज्य सरकार है, राज्य सरकार दंडादेश मृत्यु का हो या नहीं और जिस पर राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो तब जाकर के ये समुचित सरकार ये दोनों अपना लघुकरण का कार्य करेंगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं धारा 6 की तरफ। यदि धारा 6 की बात करें तो धारा 6 में दंडावधियों की भिन्न फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करने में अन्यथा उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आजीवन कारावास को हम लोगों ने धारा 4 में पनिशमेंट के रूप में एक सेंटेंस के रूप में देखा था। तो ये कह रहा है कि जैसे सबका थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन होता है कि आजीवन का मतलब होता है कि आपका जब तक जीवन है तब तक के समय में आजीवन कारावास होता है वो। लेकिन एक ऐसा जब आजीवन कारावास का जब फ्रैक्शन निकालना होता है कि जब यदि उसको डिवाइड करना होता है या किसी के कंपैरिजन में आजीवन कारावास को यूज करना रहता है तो वहां पर क्या यूज करेंगे? आजीवन कारावास को 20 वर्ष का कारावास मान लिया जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा है अन्यथा उपबंधित के सिवाय।
अन्यथा उपबंधित के सिवाय का मतलब है कि यदि कोई भी सरकार सॉरी कोई भी न्यायालय यदि आजीवन कारावास की सेंटेंस उसको देती है किसी भी ऑफेंस में, तो वह 20 वर्ष से अधिक भी कर सकती है, या आजीवन कारावास मतलब पूरे उसके लाइफ तक के कारावास में लाइफ तक का कारावास दे सकती है उसको। तो अगर फ्रैक्शन निकालना हो, कहीं उसके कंपैरिजन की बात करनी हो कि आजीवन कारावास कितना चाहिए, कितना होता है, तो वहां पर 20 वर्ष से ही काउंट किया जाएगा। और नहीं है तो आजीवन कारावास को आजीवन कारावास के ही रूप में माना जाएगा। कोई भी हो सकता है, 20 वर्ष से ज्यादा हो सकता है, आजीवन पूरी जिंदगी हो सकता है। अगर धारा 7 की बात करें तो दंडाधिश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। मैं ऐसा करती हूँ ना, पहले आप लोगों को सारा बैरक जितना सेक्शन कवर करना है वो एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आपको चार्ट दिखाते हैं आराम से, तो आप लोगों का माइंड भी सेट हो जाएगा कि हम लोगों को बैरक की चार्टिंग कैसे करनी है। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों का थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि मेजोरिटी इंग्लिश मीडियम की चलती है, इस वजह से उन लोगों में थोड़ा सा टॉपिक्स इंक्लूड करके टीचर लोग भी सजेस्ट कर देते हैं कि आप लोग ऐसे करिए, कोई कीवर्ड बता देंगे तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन थोड़ा हिंदी में टिपिकल हो जाता है कि चार्टिंग कैसे करनी है और कनेक्टिविटी कैसे बनानी है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अगर समराइज करके लेके चलेंगे ना कि पूरे बैरक का आप लोग चार्टिंग बना लीजिए, फिर कीवर्ड्स में आप लोग याद कर लीजिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, इजी होता है याद करना, बहुत इजी हो जाता है। जैसे अगर धारा 7 की बात करें तो दंडाधिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में, कतिपय मामलों का मतलब होता है कि कुछ मामलों में, कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। कारावास के कुछ मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। आप लोगों ने धारा 4 में पढ़ा होगा कि कारावास हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक कठिन कारावास, एक सादा कारावास। तो ये कह रहा है कि जैसे अगर 10 साल का 10 साल का कारावास उसको दिया गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा 10 साल का कारावास ही आपका सादा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरा 10 साल का कारावास ही कठिन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल कारावास कठिन हो, 5 साल का कारावास सादा हो। तो ये उसकी बात कर रहा है। तो इसके प्रावधान की अगर देखें तो प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, किसी भांति का कारावास मतलब या तो सादा, या तो कठिन, या तो सादा, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी का दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा, या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा, या यह कि ऐसा कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और शेष सादा होगा। तो जो हमने आप लोगों को बताया है कि जो किसी भी भांति के कारावास से दंडनीय है, तो न्यायालय को यह ऐसा करना चाहिए कि अगर वो कारावास से दंडित किया है तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए ये सब चीजें कि वह संपूर्ण कारावास उसका कठिन है, या संपूर्ण कारावास सादा है, या आधा कोई पार्ट सादा है, आधा पार्ट कठिन है, या पूरा पार्ट सादा कारावास है उसका। तो ये चीजें उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, यहाँ पे ये बातें कर रहा है। तो अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यदि धारा 8 की बात की जाए, धारा 8 थोड़ा लेंदी है, इसमें 7 टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आइए चलिए एक्सप्लेन करते हैं। इजी है, एकदम नॉर्मल समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो धारा 8 की बात करें तो धारा 8 जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि के देने में व्यतिक्रम की बात करते हैं। जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं है, क्या है, जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं है कि की गई अभिव्यक्त नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, मतलब कि वहां क्लियरिटी नहीं है कि जुर्माना कितना देना है। वहां पर क्या होगा, अपराधी जिस जुर्माने की रकम का दायी है वह असीमित है किंतु अत्यधिक नहीं है।
इसका सीधा सा आप कनेक्शन ले सकते हैं कि अब एक तो जुर्माना छोटे छोटे मैटर्स में ही मिलते हैं, तो जितने का नुकसान हुआ है उसके लगभग के अंदाज में ही आपको जुर्माने की रकम पेमेंट करनी होती है। तो वह असीमित हो सकता है, लेकिन इतना अत्यधिक नहीं होगा कि जितना आपका मैटर नहीं है उससे ज्यादा आपको जुर्माना देना पड़े, ये चीजें नहीं होंगी। और अगर सेकंड क्लॉज इसका देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को सेकंड क्लॉज मिल जाएगा। किसी अपराध के प्रत्येक मामले में जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडादेश हुआ है, जो इसका सेकंड देखेंगे, जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडादेश हुआ है, वह न्यायालय, मतलब ये दोनों एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि न्यायालय ने ऐसा कोई कार्य किया है जो ऐसे अपराधी को दंडादेश करेगा, सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडादेश हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। तो अगर इसका साधारण भाषा में देखा जाए तो यह कहा जा रहा है कि यदि न्यायालय ये दोनों किसी अपराध पर ये दोनों दंड दे रहा है, कौन सा है, जो कारावास के साथ जुर्माना, मतलब इम्प्रिजनमेंट भी है प्लस फाइन भी देना पड़ रहा है, वो एक कंडीशन हो गई, या जो कारावास या जुर्माना, जैसे लिखा रहता है ना इम्प्रिजनमेंट और फाइन या ओनली फाइन, तो ये एक कंडीशन है। तो यदि ऐसा कोई पनिशमेंट देता है तो न्यायालय को ऐसा करना चाहिए कि वह उनको निर्देश दे कि यदि आप ये पनिशमेंट फुलफिल नहीं करते हैं, तो आप लोग यदि व्यतिक्रम करते हैं, डिफॉल्ट करते हैं, तो आपको अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा। मतलब वहां पे, मतलब कोई भी ऐसी अमुक अवधि का मतलब होता है जो निश्चित की जाए उस समय, अभी रिसेंटली वो क्लियर नहीं है, लेकिन वो की जा सकती है, कोई एक टाइम पीरियड होता है, ऐसे वो फिक्स करके वो बता देंगे। जो कारावास उन अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा, जो ये ऊपर कारावास मिला है ना, इसके अतिरिक्त कारावास होगा जिसके लिए वह दंडादेश हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर दंडनीय है। इसके पहले हम लोगों ने लघुकरण की बात पढ़ी थी, तो या तो लघुकरण के बाद ये सब चीजें हो रही हैं कि दंडादेश का लघुकरण हो गया है तब भी ये अप्लाई हो सकता है, यदि नहीं हुआ है तो तब भी यह अप्लाई होगा ही। और न्यायालय को यह कहा गया है कि आप इस चीज का निर्देश देंगे कि यदि आप पनिशमेंट फुलफिल नहीं करते हैं, जुर्माना आप पे नहीं करते हैं, तो आपको उस कारावास के, जो पहले कारावास दिया जा चुका है, उसके अतिरिक्त कारावास आपको और दिया जाएगा। अब कारावास होगा कितना, अभी आगे पढ़ते रहिए, आपको पता चलता रहेगा। तो सेकंड क्लॉज भी हम लोगों ने पढ़ लिया, अब थर्ड क्लॉज देखते हैं। थर्ड क्लॉज में यदि अपराध कारावास और जुर्माने से दंडनीय है, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। अब कुछ अंदाजा लगा अमुक अवधि को कहाँ एक्सप्लेन कर रहा है। यदि अपराध कारावास और जुर्माने से दंडनीय है, मतलब इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन की बात कर रहा है, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए, मतलब जो टाइम पीरियड था उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, तो जो डिफॉल्ट किया है कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक, जितना कारावास दिया गया है उसका 1/4 आप निकाल लेंगे, वह उनका डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट होगा, एक तरह से समझ लीजिए, जो अपराध के लिए अधिकतम नियत किया गया है। 1/4 निकालना तो आता ही होगा ना, इतना तो मैथ पढ़े ही नहीं, तो निकाल लीजिए 1/4 उसका। अगले क्लॉज की बात करते हैं, फोर्थ की।
वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए या सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम में अधिरोपित ऐसे किसी भांति का हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडाधिष्ट किया जा सकता था। तो चौथे में क्या कह रहा है कि जो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट मिला है, सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए, बेरेक का समराइज वे में मैं बता रही, जो कोर्ट में डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट मिला है वह उसी कैटेगरी का होगा, उसी भांति का होगा जो पहले उसको इम्प्रिजनमेंट मिला है। यदि कठोर मिला है तो जो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट मिलेगा वो भी कठोर होगा, सादा मिला है तो बाद वाला भी सादा ही होगा। अब पांचवा देखते हैं, यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय हो तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए या सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए अधिरोपित करे सादा होगा, और वह अवधि जिसके लिए, पहले यहाँ तक देखते हैं फिर वहाँ टाइम पीरियड की बात करेंगे। ये कह रहा है कि यदि अपराध सिर्फ जुर्माना का या सिर्फ सामुदायिक सेवा से दंडनीय हो तो क्या होगा, जो जुर्माने की रकम में डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट जो मिलेगा वह सादा होगा, उसमें कठिन और सादे का कोई कैटेगरी नहीं डिवाइड किया जाएगा, वो सीधा सा सादा ही कारावास होगा। और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए सामुदायिक सेवा में व्यतिक्रम के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे निम्नलिखित अवधि से अधिक नहीं होगा। यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 मास से अनधिक कोई अवधि जब जुर्माने की रकम 5,000 रुपए से अधिक ना हो। यदि आपको 5,000 रुपए का जुर्माने का दंड दिया गया है और यदि आप उसमें डिफॉल्ट कर जाते हैं, आप उसको पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको क्या होगा, 2 मास तक का आपको कारावास, सादा कारावास दिया जाएगा। अभी यहाँ आपने पढ़ा ना कि सादा कारावास होगा, तो सादा कारावास 2 महीने का होगा। यदि 10,000 रुपए का आप करते हैं तो 4 मास का होगा, मतलब 4 महीने का, और 10,000 से ऊपर का करेंगे तो आपको 1 वर्ष तक का होगा। अब अगला देखते हैं, छठा देखते हैं। छठे में 2 पार्ट्स हैं, पहला और दूसरा। ये अगर छठे की बात करें तो यह पर्यवसान के नियम की बात करता है कि मतलब पनिशमेंट को कैसे खत्म किया जाता है। तो अब देखते हैं क्या लिखा है, फिर बताते हैं। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास, डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट की बात कर रहे हैं, तब पर्यवसित हो जाएगा। डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट तब खत्म हो जाएगा। पर्यवसित का मतलब होता है समाप्त होना, टर्मिनेट हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया गया हो या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहित कर लिया गया। उद्गृहित करने का मतलब होता है कि वापस लेना, या विधि की प्रक्रिया द्वारा उसे वापस लिया गया हो। और 6B की बात करें तो यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया जाए या उद्गृहित कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा। इसका आप सीधी भाषा में, साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं कि जो जुर्माना देने, जो डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट की बात की गई थी, यदि वह डिफॉल्ट इम्प्रिजमेंट इनका चल रहा है, उसी टाइम पीरियड में इन्होंने जो पिछला जुर्माना था उसको पेमेंट कर दिया। और पेमेंट किया कितना है, जैसे 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए का इन्होंने इतना कर दिया कि मतलब जैसे 750 के लगभग उन्होंने पेमेंट कर दिया है, तो वह तुरंत ही उसका जो कारावास चल रहा है वो पर्यवसित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा वहीं पर ही। तो यदि उस चुकाए गए
तब तक के चुकाए गए भाग के आनुपातिक से अगर कम कम रहता है तब तो नहीं होगा, यदि कम नहीं रहता है तो वह पर्यवसित हो जाएगा, उसका जो कारावास चल रहा है वह समाप्त हो जाएगा। और अगले में देखा जाए तो उपधारा 7 की बात करें तो जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी समय उद्गृहित किया जा सकेगा, उसको वापस लिया जा सकेगा। जुर्माने या उसका कोई भाग, या तो पूरा जुर्माना या तो उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात, जिस दिन दंडादेश दिया गया है उसके 6 वर्ष के पहले, मतलब 6 वर्ष के अंदर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो, मतलब वो ऑलरेडी 6 वर्ष का कारावास कर रहा हो, तो 6 वर्ष के पहले ही उसके अवसान, उसको खत्म होने के पहले ही उद्गृहित किया जा सकेगा, उसको वापस लिया जा सकेगा। और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को, ये एक अलग सिचुएशन की बात करता है कि अपराधी की मृत्यु, यदि मृत्यु हो जाती है तो किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात, मतलब उसकी खुद की संपत्ति रहती है जिस पर वह ऋणों के लिए वैध रूप से दायी होता है, कि यदि उसको कुछ हो जाता है तो उस संपत्ति को बेचकर उन ऋणों की पूर्ति की जा सकेगी, तो वह इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती है। तो यदि ऐसी कोई संपत्ति है जो उसके दायित्वों के लिए वैध रूप से दायी है तो वह इस चीज के लिए डिस्चार्ज नहीं कर सकता है। तो हम लोगों को आज यही पढ़ना है। कल की वीडियो में धारा 9 से फिर से स्टार्ट करेंगे। हमारा धारा 9 है, धारा 10, 11, 12 और 13, फिर इसके बाद हमारा अध्याय 2 खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में अब। ओके, थैंक यू सो मच।